ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जानना अपना इतिहास कि क्यों हुई थी हमारी पाकिस्तान के साथ 4 जंग और अब सिंदूर मिला के 5। जी, ज़रूरी है जानना क्योंकि ये इतिहास, ये सच्चाई मेरे, आपके, हमारे देशवासियों के खून से लिखी गई है। ये सिर्फ तो नेबरिंग कंट्रीज़ की कहानी नहीं है, ये है कहानी बिट्रेयल की, बैकस्टैबिंग की और टेरर से सजाई डिप्लोमेसी की। एक भारतीय होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए as to what we are dealing with, who we are dealing with, a backstabbing and non-trustworthy nation. जी, ये है कहानी हमारे पाकिस्तान के साथ की आज तक की सभी जंगों की। This is the story of our wars with Pakistan. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया के सभी वॉर्स के बारे में बताने वाली हूं, जिसके लिए हमें जाना होगा पार्टीशन के दौर पे, क्योंकि वही जड़ है इस सारे मुद्दे की। नॉट 1999, नॉट 1971, बट 1947, द पार्टीशन। जब हमसे पहली लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान ने और एक नई रेखा खींची गई थी, स्याही से नहीं खून से, LOC की रेखा। चैप्टर 1, द बिगिनिंग ऑफ एन एंडलेस वॉर। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन हमेशा से डामाडोल रहा है, शुरुआत से ही फ्रॉम द अगस्त ऑफ 1947। ब्रिटिश हुकूमत के डिवाइड एंड रूल ने हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम्स में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी थी। आज़ादी के बाद मुल्क 2 हिस्सों में बटा। उस वक्त के मुस्लिम लीग ने फॉलो किया था 2 नेशंस थियोरी को, जिसे प्रपोज किया था सैयद अहमद खान ने, ये कह के कि हिंदू और मुस्लिम्स बिल्कुल अलग हैं, जो बाद में मुस्लिम लीग ने इसे पूरी तरह अपनाया और 2 देशों, जिसमें से एक पाकिस्तान, उसकी मांग रखने लगे। ये वही थियोरी है जिसका जिक्र आपने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के स्पीच में भी सुना होगा, जिसका नतीजा निकला था पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. We are 2 nations, we are not 1 nation. वेल, 2 नेशन तो बन गए, इस थियोरी का पर्पस तो पूरा हो गया, फिर क्यों वहां के डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट आज भी इसी थियोरी को दोहराए जा रहे हैं, उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, दैट टू अगेंस्ट अ नेशन व्हिच इज नॉट इवन हिज? Well, because this fuels their hatred towards India. The cause they can sell to their youth to leave school, family, parents and join their twisted mission of jihad. Well, पार्टीशन के बाद 2 नेशंस तो बन गए, लेकिन कश्मीर किसी भी नेशन का पार्ट नहीं था। वहाँ के राजा हरि सिंह वक्त मांग रहे थे डिसीजन लेने के लिए कि वो किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो डिसाइड कर पाते, पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए चढ़ाई कर दी। लोकल रेबेलियंस का नाम देके आम पश्तूनों को भेजा और कुछ अपनी आर्मी के लोग सिविल कपड़ों में। ये अटैक देख कश्मीर के महाराजा ने इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला कर दिया और हेल्प मांगी। 26 अक्टूबर 1947 द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर राजा हरि सिंह ने पूरे कश्मीर को लीगली हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया। यहाँ हुई हमारी पाकिस्तान के साथ पहली जंग, क्योंकि अपनी भूमि कश्मीर की रक्षा करना हमारा धर्म और फर्ज था, जिसके लिए हमने अपनी फौजें भेजी श्रीनगर। इस दौरान हुई थी द बैटल ऑफ बाड़गाम। बाड़गाम विलेज श्रीनगर से कुछ 9 किलोमीटर दूर है, जहां हमारे 4th कुमाऊं रेजिमेंट के 24 साल के मेजर सोमनाथ शर्मा बहादुरी से लड़े। अपने कुछ 50-60 सोल्जर्स के साथ वो लड़ रहे थे अगेंस्ट 500 to 700 इन्वेडर्स फ्रॉम पाकिस्तान। उनकी बाँह पहले से ही प्लास्टर थी, फिर भी उन्होंने जिद करी अपने सोल्जर्स के साथ कॉम्बैट में लड़ने के लिए।
दुश्मन ने उन्हें 3 साइड से घेर दिया था, जहां से वो मोटर और मशीन गन्स की फायर कर रहे थे। वो घंटों तक लड़े और इन्वेडर्स पे बहुत सी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की, उनकी एंट्री डिले की, लेकिन आखिरकार एक मोटर शेल उन पे आकर गिरा। उनके शहीद होने से पहले उनका आखिरी वायरलेस मैसेज जो 2 PM को उनके बटालियन हेडक्वार्टर पे आया था वो था, द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर heavily outnumbered, we are under devastating fire, I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and our last round. अपने इस बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को इंडिया का सबसे पहला परमवीर चक्र भी दिया गया। इनके अलावा इस वॉर में 4 और वीर थे जिन्हें ये परमवीर चक्र मिला, और आगे आने वाली वॉर्स में भी कईयों को इस परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। जब हमारे फौजी पूरे कश्मीर से दुश्मनों को खदेड़ के पीछे गए तो पाकिस्तान की आर्मी अब ऑफिशियली इस जंग में शामिल हो गई, टर्निंग इट इनटू एन ऑफिशियल वॉर बिटवीन 2 नेशंस। हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, लेकिन न जाने क्यों हमारे तब के प्रधानमंत्री नेहरू UN गए, जिस कारण सीज फायर हुई। पाकिस्तान को सेना रिट्रीट करने को कहा, जिनकी सेना जहां थी वहीं एक टेम्पररी बाउंड्री क्रिएट कर दी गई, जिसे हम आज LOC कहते हैं, जिसने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, कश्मीर और इस लकीर के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ऐसे हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पहली जंग, जो पाकिस्तान ने धोखे और घुसपैठी से शुरू की थी। फ्रॉम द वर्ड गो हमें पता चला कि वो देश भरोसे के लायक है ही नहीं। प्रॉक्सी, धोखे की लड़ाई, बस यही आता है उन्हें, क्योंकि पूरी जंग लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। चैप्टर 2, 1965, द इन्फिल्ट्रेशन दैट बैकफायर्ड। पाकिस्तान का कश्मीर के साथ ऑब्सेशन पुराना है। तभी 1947 की हार के बाद फिर एक बारी 1965 में उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जहां पाकिस्तान आर्मी आम कश्मीरियों के पहनावे में हमारे कश्मीर के गुलमर्ग और रजौरी में घुस आए। वहां रेडियो ट्रांसमीटर्स यूज करके झूठे मैसेजेस फैलाने की कोशिश की, कश्मीरियों में बगावत लाने के लिए। कश्मीरी मुस्लिम नाम और एक्सेंट लिया और ब्रॉडकास्ट में कुछ ऐसा कहा कि इंडियन फोर्सेस यहां से भाग गई हैं, श्रीनगर अब हिंदुस्तानियों के कब्जे में नहीं है, पुलिस स्टेशन अब फ्रीडम फाइटर्स के कब्जे में है। उन्हें यह उम्मीद थी कि कश्मीरी उनका साथ देंगे, अपने को फ्रीडम फाइटर्स के पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, हिंदुस्तान के साथ बगावत करेंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। कश्मीरियों ने इस घुसपैठी हरकत के बारे में अपनी अथॉरिटीज को बताया। कुछ घुसपैठी पकड़े गए और इंटरोगेशन में सारा का सारा सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे भेस बदल के पाकिस्तानी फौजी कश्मीर में बगावत करवाने के सोच से और कब्जा करने के लिए आए थे। क्या ही बोलूं, पहले ही दिन से पाकिस्तान सिर्फ चालाकियां कर रहा है, सीधा मुकाबला नहीं, जस्ट प्लेइंग डर्टी। इंडियन फोर्सेस ने घुसपैठियों पे काबू किया और लॉन्च किया एक डिसाइसिव काउंटर रिस्पांस। 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन, हमारी सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और आर्टिलरी असॉल्ट किया एंड इन्फिल्ट्रेटेड पीक्स को रिकैप्चर किया। 28 अगस्त तक हमारी फोर्सेस कुछ 8 किलोमीटर POK के अंदर घुस गई थी और हाजी पीर को टेक ओवर किया। ये एक गेम चेंजिंग इवेंट था इस वॉर का। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया, जम्मू के अखनूर को कैप्चर करने के लिए। एयरफोर्स भी एक्टिवेट हुई। पाकिस्तान स्टार्टेड बॉम्बिंग आवर एयर बेसेस अक्रॉस कश्मीर एंड पंजाब। इंडिया ने इसका जवाब एक स्ट्रेटेजिक एग्रेशन से दिया। नॉर्थ का कश्मीर के बजाय हमने उनके नाजुक से दिल पे अटैक किया, पाकिस्तान के पंजाब पे, जिससे बचने के लिए उन्हें अपनी सारी सेना वहां फोकस की और अखनूर ऑपरेशन अबैंडन किया। कारगिल सेक्टर जहां पे उनकी फौजें आ गई थी, हमने वापस धकेली और 6 सितंबर हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर की तरफ कूच कर दी, जिस कारण उनके प्रेसिडेंट और मिलिट्री लीडर अयूब खान ने रेडियो पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि अब वो इंडिया के साथ जंग में हैं। अगस्त बिगनिंग में शुरू हुई ये जंग UN ने सीज फायर से बंद करवाई 23 सितंबर को, जिसके बाद ताशकेंट अग्रीमेंट साइन हुआ और एक दूसरे की कैप्चर टेरिटरीज वापस की। हमने लौटाया हाजी पीर पास, गाडगोर, बारकी,
चंडीवा और लाहौर और सियालकोट के कुछ सेक्टर्स। उन्होंने लौटाया छम्प सेक्टर और खेमकरन के पास के इलाके। कुल मिला के उन्होंने वापस किए 400 स्क्वायर किलोमीटर्स और हमने इससे 4 गुने से भी ज़्यादा 1800 स्क्वायर किलोमीटर लौटाए, जिस कारण इंडिया को बहुत नाखुशी महसूस हुई, क्योंकि ये वॉर साफ साफ हम जीत रहे थे, हमारा अपर हैंड था और इस अग्रीमेंट के कारण हमने अपनी जीत उन्हें गिफ्ट में वापस दे दी। क्यों? पता नहीं। चैप्टर 3 1971 द वॉर दैट रीड्रू पाकिस्तान मैप। पाकिस्तान 2 ज्योग्राफी में डिवाइडेड था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जो ज्योग्राफिकली तो अलग ही थे, लेकिन वहाँ के रहन सहन, लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी भी उनकी अलग थी। जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज घोषित किया, जिस कारण ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में प्रोटेस्ट होने लग गए, क्योंकि वो तो बंगाली बोलने वाले थे। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से ऑप्रेस हो रहा था। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान के शेख रमन ने इलेक्शंस जीता, जिसके बावजूद उन्हें पावर नहीं दी गई। उन्हें धोखा महसूस हुआ और पूरे देश में केओस मच गया, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया अपने ही ईस्ट पाकिस्तान के सिविलियंस के अगेंस्ट। गांव जले, बच्चों को शूट किया गया और औरतों का हुआ, एक जेनोसाइड शुरू हो गया। लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज इंडिया आने लगे, जिस कारण इंडिया पे ना सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा, बट इट वाज आल्सो अ फुल ब्लोन ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी। जाहिर है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करने वाला था। इससे पहले कि इंडिया कुछ करे, पाकिस्तान ने इजराइल के एक ऑपरेशन फोकस से इंस्पायर होके, जहां उन्होंने इजिप्शियन एयरफोर्स बेसिस सडन अटैक में डैमेज किए गए थे, वैसे ही एक ऑपरेशन चेंगेज खान के अंतर्गत इंडिया के 8 एयरफील्ड्स पे अटैक कर दिया। उस रात हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशन को एड्रेस करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने हमसे जंग छेड़ दी है और अब हम जवाब देंगे। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। सुलेमान की खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। सुबह तक हमारी मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान पे फुल स्केल इन्वेजन कर दिया था, वाया लैंड, सी एंड एयर। द वॉर हैड बिगन। इंडियन फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने वेस्ट फ्रंट पे भी जंग शुरू कर दी। राजस्थान में बैटल ऑफ लोंगेवाला हुई, जहां मेजर कुलदीप सिंह अपने 120 सोल्जर के साथ लड़े, जो पाकिस्तान आर्मी और टैंक के सामने आउट नंबर्ड थे। लेकिन हमारी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प से हमने उनके टैंक्स और आर्मी इन्वेजन रोके। दूसरी जगह ईस्ट में हमारे जेट्स ढाका के गवर्नर के घर बॉम्ब गिरा पाकिस्तान को मैसेज दे चुके थे। लेकिन ये वॉर सिर्फ लैंड पे नहीं हो रही थी, हम पाकिस्तान को सी में भी क्रिपल कर रहे थे। बे ऑफ बंगाल में वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन के लीडरशिप में समुद्री रास्ते ब्लॉक किए गए, ईस्ट पाकिस्तान की सप्लाईज रोकने के लिए। हमारे INS विक्रांत के फाइटर प्लेन्स ने बांग्लादेश के सी पोर्ट्स तबाह करने शुरू कर दिए और इस विशाल INS विक्रांत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन PNS गाजी भेजी, जो मिस्टीरियसली विशाखापट्टनम के पास डूब गई। अब वो इंडियन माइंस से जाके मिली या फिर इंडिया के किसी और वार से, मालूम नहीं, पर यह जरूर मालूम है कि PNS गाजी का डूब जाना मतलब पाकिस्तान का भारी नुकसान। अब आते हैं अरेबियन सी में, जहां पे इंडियन नेवी के 2 ऑपरेशंस, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन के चलते हमने उनके कराची पोर्ट पे आग लगा दी। टैंकर्स और वेयरहाउसेस तबाह हुए और साथ ही उनकी 7 शिप्स इंक्लूडिंग द प्रेशियस PNS खैबर डिस्ट्रॉय कर दी गई। 16 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, पाकिस्तानी ईस्ट कमांड के कमांडर, ने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ढाका रेस कोर्स में सरेंडर किया। General Niazi cannot hide the humiliation he so deeply feels. It seems to me that he is close to tears. And suddenly, we all feel desperately sorry. I think most of us would give almost anything to see Yahya Khan in General Niazi's place. Check. 93,000 सोल्जर्स हमारे बंदी यानी प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए गए। ऐसे पैदा हुआ बांग्लादेश हमारी मदद से, जो आज
वही देश हमें आंखें दिखाने की जरूरत करता है। सच थैंकलेसनेस। बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आफ्टर ऑल उनके रूट्स भी पाकिस्तान के ही तो हैं, तो हैरानी कैसी। वॉर के 7 महीने में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंतर्गत प्रिजनर ऑफ वॉर वापस करने का अग्रीमेंट हुआ। हेंस हमने उनके सारे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर वापस किए, जो वापस करे गए थे 3 साल बाद पोस्ट फॉर्मेलिटीज पर्टेनिंग टू बांग्लादेश। साथ ही जो टेरिटरीज कैप्चर हुई थी दोनों देशों ने, वो वापस लौटाई। पाकिस्तान ने हमारा 500 to 600 स्क्वायर किलोमीटर वापस किया और हमने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वापस लौटाया उनके पंजाब और सिंध के इलाकों से। एक बार फिर हमने अपनी जीत के 93,000 सोल्जर्स, वो लौटाना वाज ग्रेसफुल एंड ऑनरेबल, बट साथ ही 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका हमने उन्हें गिफ्ट में वापस दे दिया। क्यों? पता नहीं। चैप्टर 4, ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स। अब तक तो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे ट्रेडिशनल वॉर में खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपनी पुरानी घिनौनी छल, प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म की हरकतें करते रहे इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। 1980 से शुरू कर पाकिस्तान ने एक के बाद एक इंडिया पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक करने शुरू किए, चाहे कश्मीर हो या खालिस्तान का सपोर्ट या शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट। ना वो इंसानियत देखते, ना उन्हें खुदा का खौफ रहता, जिसका नाम लेके वो ये जुल्म करे जाते हैं। फिर आया उनका बड़ा बिट्रेयल, कारगिल। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ईयर 1999 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में पीस के डॉक्यूमेंट्स नवाज शरीफ के साथ साइन कर रहे थे, और वहीं रावलपिंडी पाकिस्तान में हमारे अगेंस्ट वॉर प्लान किया जा रहा था। ऐसा है, एज अ कॉमन प्रैक्टिस सर्दियों में दोनों देशों के फौजी एलओसी के पास के हाई ऑल्टीट्यूड के पोस्ट छोड़ के नीचे थोड़े गर्म इलाकों में आ जाते थे और सर्दियों के बाद फिर ऊपर वापस चले जाते थे। ये एक अनसेट प्रोटोकॉल था जो फॉलो होता था। इस सिचुएशन का एडवांटेज लेके पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स भरोसा तोड़ते हुए इंडियन टेरिटरीज में सर्दियों में आ गए, लोकल रेबल्स का भेस बना के। हमारे लोकल भेड़ चरवाहों ने ये अनयूजुअल सी एक्टिविटी देखी और रिपोर्ट की। जब हमने अपने पेट्रोल्स भेजे तो देखा कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ट्रस्ट ब्रीच करते हुए हमारे पोस्ट पे कंट्रोल ले लिया है। इंडिया के पास अब कोई चॉइस नहीं थी रिस्पॉन्ड करने के अलावा। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय, विक्ट्री, जो इतिहास का सबसे कठिन हाई ऑल्टीट्यूड वॉर है। दुश्मन हमारी ऊंची चोटियों पे बैठा था, हमें ऊंचे पर्वत चढ़ने थे दुश्मन की डायरेक्ट फायर झेलते हुए, जहां टेम्परेचर्स 0 थे और ऑक्सीजन की भी बहुत कमी थी। दिस वॉजंट जस्ट अ वॉर, इट वॉज मैडनेस फॉट बाय आवर मेन मेड ऑफ स्टील। इंडिया ने अपना पहला अटैक किया जिसमें हमारी बलशाली यूनिट शामिल थी, जैसे ग्रेनेडियर्स, जाट्स, गोरखास, राजपूत और पैराशूट रेजिमेंट, जिन्होंने हमारे इलाके वापस लेने शुरू करे। एक के बाद एक हमने सारे इलाके डेंजरस और फियर्स फाइट के बाद वापस लिए। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशन सफ़ेद सागर में मिराज 2000s, MiG-21s एंड MiG-27 यूज़ करके एनिमी बंकर्स उड़ाए और आखिरकार टाइगर हिल्स भी वापस ली। एक एक करके सारे इलाके हमने वापस अपने कंट्रोल में लिए और 26 जुलाई 1999 को हमने इस जंग में विजय प्राप्त की, जिस कारण हम उस दिन को कारगिल दिवस के नाम से जानते हैं। पर इस जीत की हमने बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हमारे 527 सोल्जर्स शहीद हुए और 1300 घायल। इस युद्ध के दौरान हमारे कुछ फौजी बोथ फ्रॉम एयरफोर्स एंड आर्मी वर कैप्चर्ड एंड टॉर्चर्ड बाय पाकिस्तान, which was a violation of Geneva Convention and it is considered a war crime. But when has Pakistan bothered about rules? While every inch of my body salutes these soldiers, I will not be able to speak words and tell you their tale, because I will not be able to find strength in me to speak, and it's not fair. It's not to narrate the horrific events that led to their end.
It's not fair to their memory, their friends, their family. But I can, and I do salute them all our Indian soldiers who have fought us in this or any other war. जैसे मैं कहती हूँ सोल्जर्स होते हैं, पाकिस्तान के भी कुछ 700 से 1000 सोल्जर्स ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें कबूला नहीं और अपने सोल्जर्स की बॉडीज लेने से भी इनकार कर दिया, ये कह के कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। खैर, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे संस्कार ये कहते हैं कि युद्ध में लड़े हर सिपाही का अंतिम यात्रा इज्जत से होनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो हमने उनके इस जंग में गिरे फौजियों का पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। ये है भारत और भारतीय संस्कार। चैप्टर 5, द राइज ऑफ अ न्यू इंडिया। पाकिस्तान का हमला करने का तरीका हमेशा से अनएथिकल ही रहा है, प्रॉक्सी वॉर, जो वो अक्सर आए दिन कर रहा था और अभी भी कर रहा है। कॉन्स्टेंट इन्फिल्ट्रेशंस इन कश्मीर, अटैक्स थ्रू आउट द सिटीज ऑफ इंडिया, IC-814, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, देन केम 26/11। हम इस पर भी चुप क्यों थे, मैं ये बात पूछना कभी बंद नहीं करूंगी। हमने अपनी आंखों के सामने बंदूक लिए एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को मुंबई रेलवे स्टेशन पे देखा है। आतंकवादियों के हाथों हमारी फाइनेंशियल कैपिटल को हॉस्टेज बनता देखा है। और क्या ही बचा था, हम चुप क्यों रहे? पता नहीं। फिर आया उरी अटैक। शुक्र है यहाँ से हमने अपनी चुप्पी तोड़नी शुरू करी और जवाब दिया, पर पाकिस्तान बाज नहीं आया और लौट के आया वो पुलवामा बॉम्बिंग के साथ, जिसका भी जवाब हमने दिया। और फिर पहलगाम, जिसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर था तो एक काउंटर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो मोस्टली लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप पे था। 22 मिनट में उनके POK और पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप हमने तबाह कर दिए। लेकिन इस कैंप्स के लीडर हाफिज सईद और मसूद अजहर तो पाकिस्तान आर्मी के असल के आका हैं। उन पे अटैक का मतलब पाकिस्तान के माई बाप पे अटैक, जिस कारण पाकिस्तान ने इसे एस्केलेट कर एक वॉर में तब्दील कर दिया। सीज फायर से पहले के 4 दिन की उस वॉर की सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरानी हुई। पूरी दुनिया की आंखों में हैरानी की हमने चमक देखी। हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ हिटिंग द टारगेट ने लोगों को चकनाचौंध कर दिया। आंख खोल पूरी दुनिया ने देखा ये अजूबा। देखी हमारी मिसाइल चीरती हुई पाकिस्तान एयर डिफेंस को तबाह करती हुई, कैसे वही मिसाइल उनके एयर बेसिस पे जा गिरी। और कुछ कहते हैं कि किराना हिल्स में भी खलबली मचा गई, जिस कारण न्यूक्लियर थ्रेट देने वाले अब खुद ही न्यूक्लियर थ्रेट के डर में आते दिखे। कर्म बहुत गहरा शब्द है, तो सोचो क्या ही कर्म जोड़े होंगे इस पाकिस्तान ने आज़ादी के वक्त से, जो एक के बाद एक डिसेप्शन, चीट और प्रॉक्सी वॉर करे जा रहा है। दे नेवर फॉट विद ऑनर, नॉट वंस। तो जाहिर है एक वक्त तो आना था और फिर आएगा जब ये भारी कर्म जवाब देंगे। अभी तो बस शुरुआत है, बिकॉज दिस इज न्यू इंडिया। You can run proxy wars, you can lie to your own people, but the blood you have spilled, the lies you have told, and the pain you have inflicted will cost you. And one day, every cut, every betrayal, and every act of deceit will be answered one way or the other. Just wait and watch. Let Pakistan be on the watch while I thank you for watching my video. इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं अगले हफ्ते आपसे एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।